अस्सलाम वालेकुम। आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। आज हम बात करेंगे जी प्रोग्राम में सबसे पहले बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम खत की। ये खत बताया जा रहा है कि 6 निकात पर मुश्तमिल है और इसमें इस्टेब्लिशमेंट से पॉलिसियां तब्दील करने की दरखास्त की गई है। दीगर निकात कौन से हैं, क्या अहम बातें की गई हैं, ये भी आज हम डिस्कस कर रहे होंगे और साथ ही साथ डिस्कस हमें ये भी करना है कि क्या ये खत जब लिखा गया है तो इस खत को इस तनाजुर में लिया जाए कि पीटीआई की जो पॉलिसी है उसमें शिफ्ट आया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरफ से अभी हालांकि जो खत के मंदरजात हैं वो सामने नहीं आए हैं। कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने बताया है कि उन्होंने ये खत लिखा है। फैसल चौधरी साहब जो उनके वकील हैं उन्होंने भी कुछ डिटेल्स इसकी शेयर की हैं। खत भी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में मंजर आम पर आ जाएगा, लेकिन इस खत की डिटेल सामने ना आने के बावजूद हम देख रहे हैं कि गुफ्तगू जो है इस पर बड़ी डिटेल में हो रही है और बहुत सारे जो बानी पीटीआई के हामी हैं वो भी इस पर तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तनकीद सही है नहीं सही है इस पर हम बात कर रहे होंगे। और फिर जी हम बात करेंगे हुकूमत के पैका बिल में तरमीम के इंदिए की। ये बहुत दिनों से एफर्ट हो रही थी तमाम सहाफ़ियों की जानिब से, ख़ास तौर पर प्रेस क्लब्स की जानिब से और तमाम सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से कि किसी तौर ये जो एक्ट है इसको हुकूमत जो है वो वापस ले ले। आप जानते हैं कि सदर मुमलिकत ने जब इस पर साइन कर दिए थे तो इसकी तौसीक हो गई थी और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका था, लेकिन सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो मुसलसल इस पर सरापा एहतजाज है। कहा यह जा रहा है अब हमारे जो अता तारड़ साहब हैं, वज़ीर इत्तलात साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी तजावीज़ दे दे, उस पर हम गौर कर लेते हैं। तो इट्स नेवर टू लेट, अभी भी मेरे ख्याल में इस पर बात हो सकती है। इस बारे में हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं वो क्या कहते हैं उनकी ज़बानी हम जानेंगे। और फिर जी आज हाई कोर्ट से हमारे पास बड़ी खबर आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ पर 9 मुख्तलिफ सूबों से ट्रांसफ़र हुए हैं कुछ जजेस, उनके बारे में भी आज हम बात कर रहे होंगे। और इस तब्दीली को चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने खुशाइंद करार दिया है। दीगर जो जस्टिस साहिबान हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि जो खतूतबाजी हो रही है आपस में जस्टिस साहिबान की, ये बहुत जल्द हम रुकती हुई देख रहे होंगे। किस तरह से रुकेगी, क्या कोई स्ट्रेटजी है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के पास, या ये जो नए जजेस तैनात हुए हैं इनके बाद कुछ हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें जी हम डिस्कस कर रहे होंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में आज काशिफ रफीक साहब, आप देख सकते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ इस्लामाबाद स्टूडियो ही में मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, और वीडियो लिंक पर जी है हमारे साथ शिराज हसनात साहब और शहजाद अनवर फारूकी साहब। तमाम लोग सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अहम मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। तो गुफ्तगू का जो आगाज़ है मेरे ख्याल में आज काशिफ रफीक साहब ऑफेयर जब हम बात कर रहे थे बानी की जानिब से लिखे गए आर्मी चीफ को इस खत की, तो वो बहुत ज़्यादा पुरजोश मुझे दिखाई दे रहे थे। तो उसकी वजह क्या है काशिफ साहब, कुछ आप ही फरमा दीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पुरजोश नहीं था। अच्छा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मेरे वो अहबाब, मेरे वो भाई, मेरे दोस्त जो कहते थे कि डट के खड़ा है कप्तान, नहीं बात करेगा, नहीं मामलात आगे चलेंगे, उनकी पॉलिसीज़, उनकी डिमांड के ऊपर चीज़ें जो वो सेटल डाउन होंगी, मैं सिर्फ उनको गोशगुजार ये करना चाहता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ ने खुद आर्मी चीफ साहब को ख़त लिखा है और याद करवाता चलो ये वही आर्मी चीफ साहब है जिनको नहीं लगना चाहिए, उसके लिए हद तक मकतूल कोशिश की गई, एहतजाज किया गया, तहरीकें चलाई गई। बहरहाल वो 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई, आर्मी चीफ साहब भी इन प्लेस हो गए, मामलात भी चल पड़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बड़ी जमात के चेयरमैन हैं और उनकी पार्टी की एक सूबे में हुकूमत है, उनकी फॉलोइंग है, अवाम में उनकी फॉलोइंग मौजूद है। उन्होंने अच्छा किया कि अगर बराह रास्त ख़त लिखा है आर्मी चीफ साहब को और उसमें उन्होंने कुछ शिकवे भी किए हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का शिकवा है, जो जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ उसके हवाले से भी कहा गया, ये भी कहा गया कि जो मनी लॉन्डर्स थे, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, उनको हुकूमत लाया गया उसमें। फिर उन्होंने पीका का भी जिक्र किया। मैं ये समझता हूँ उन्होंने फिर ये भी कहा कि सरमायाकारी कम हो रही है, अवाम अगर फ़ौज के साथ नहीं खड़ी होगी एक पेज पे तो दहशतगर्दी का मुकाबला या दहशतगर्दी की जंग बेहतर तरीके से कंक्लूड नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ कि एक कौमी लीडर होने की हैसियत से, एक पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत से उन्होंने बराह रास्त खत लिखा है। ये तमाम उन चैम गोइयों को दम तोड़ गई हैं जिन्होंने कहा कि यार वो कैसे राब्ता होगा, बैकडोर राब्ता होगा या कैसे मामला आगे चलेंगे। खत लिख दिया गया है, खत में बातें की गई हैं, शिकवे भी हैं, पॉलिसियाँ तब्दील करने की भी ख्वाहिश का इजहार किया है। और मुझे ये तवक्को है कि पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी की खातिर, कानून की खातिर और आइन की पासदारी की खातिर इस खत का अच्छा और मुस्बत जवाब आएगा। बहरहाल इस खत के लिखने से मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के ऐवानों में तो खलबली मची होगी, लेकिन उन लोगों को भी ये मौका बात करने का मिलेगा और उन लोगों को इस पर बात करनी चाहिए
कि खत लिखने में, यू टर्न लेने में, मुज़ाकरात करने में, बातें करने में कोई हर्ज नहीं हुआ करता। सियासतदान टेबल पे ही बात करते हैं, सियासतदान मुज़ाकरात के जरिए ही चीजें ठीक हो करते गया, हैं। ठीक हो गया। शिराज साहब, आपने गुफ्तगू सुनी? काशिफ साहब जाते जाते कह गए हैं जो बात उन्होंने कहनी थी। उन्होंने कहा यू टर्न लेने में कोई मजाइका नहीं है, तो इसको यू टर्न करार दे दिया उन्होंने फिर से बानी साहब का। अस्मा शुक्रिया। मैं एक बार You ये कहना said it. चाहूंगा कि अभी। मैं जी जी सर। जी मेरे ख्याल में बानी पीटीआई ने बहुत अच्छा अपना मोहरा चला है, और जहां उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा है वहां दो चीजें उन्होंने साबित की। नंबर एक, क्या? जो बैक एंड पे मुज़ाकरात चल रहे हैं ये उसको साबित करते हैं कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामला सेटल होने की तरफ जा रहे हैं, ये उसमें एक बड़ी पेशरफ्त है जो मंजर आम पे सामने आई है। नंबर एक। नंबर दो, कि अगर आप उस खत के जो मंदरजात बताए जा रहे हैं उन पे अगर गौर फरमाएं तो वो मंदरजात में वो सारी की सारी चीजें हैं जो पीटीआई के बयानात में शामिल है, और पीटीआई पहले दिन से उन बयानात के ऊपर बात कर रही है। अब चूंकि बराह रास्त आर्मी चीफ को ये खत लिखा गया है तो उसमें ये चीजें वाजे की गई हैं कि किस तरह से इन सारी पॉलिसियों की वजह से जो आर्मी चीफ के अंडर चल रही हैं, खासतौर पे एजेंसियों का रोल क्या है, किस तरह वो टारगेट कर रहे हैं आपके ऊपर, जो खासतौर पे इस वक्त फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं और टेररिज्म के मामला बढ़ रहे हैं, तो वहां पे उसको पॉइंट आउट किया गया है। इकोनॉमी की बात की गई है, 9 मई का तस्करा उसमें शामिल है, 8 फरवरी की बात उसमें की गई है, इंटरनेट की बंदिश के हवाले से जो पाकिस्तान को एक काल कोठरी में धकेला जा रहा है, उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है आईटी सेक्टर में, उसकी बात की गई है। तो ये सारे वो मुतालबात हैं जो पहली दफा बराह रास्त बानी की तरफ से आर्मी चीफ के नाम खत में बयान किए जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक अच्छा मोहरा खेला गया है जिसमें डायरेक्टली उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए ये सारे के सारे मुतालबात उनकी मेज पे रख दी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका मुस्बत जवाब आएगा। मगर मेरा नहीं ख्याल ये कोई यू टर्न है, मेरा ख्याल ये है कि ये एक अच्छा सियासी खेल उन्होंने खेला है जिसमें जो बैक एंड पे मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें भी बता दिया, और जो मुतालबात हैं वो डायरेक्टली उनके आगे रख दिए, जहां से उन्हें उम्मीद है कि अगर कोई पेशरफ्त हुई तो आगे चीजें और बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक हो गया। कुरैशी साहब, आप भी यही समझते हैं कि ये जो सारी बातें हैं, जाहिर है कि इसमें कोई भी नई बात या कोई नया मुतालिबा नहीं है, तो इसको यू टर्न नहीं कहा जा सकता है। वही बातें जो ज़बानी कलामी की जाती थी अब खत की शक्ल में लिखकर भिजवा दी गई हैं बस। बहुत शुक्रिया आसमा साहबा। देखिए, मैं काशिफ रफीक साहब की बात से मुतफिक हूँ कि ये उन्होंने जो पहले इनके मशीर थे उन्होंने कहा जी पंजाब असम्बली से निकल जाओ, सिराद असम्बली से निकल जाओ, एक जुलूस निकलो, लिहाजा उसका नुकसान हुआ। वो मशीर या तो आप ट्रायल भुगत रहे हैं या वो भाग गए हैं या कहीं चले गए हैं। फिर एक और मशीर आए, उन्होंने फिर एक और मशवरा दिया, वो मशवरा भी गलत था। अब मुझे लगता है कि बैक एंड पे जो लोग पस पर्दा मुज़ाकरात करवा रहे हैं या बीच में मामला दुरुस्त कराना चाहते हैं, शायद उन्होंने मशवरा दिया कि आप एक कदम आगे भी बढ़ें, फौज की तारीफ भी करें, इन मामलात का जिक्र भी करें, और उसके बाद शायद बर्फ पिघल जाए। ये तो एक सूरत यार। और इस तरह मैं समझता हूँ कि अब जो स्ट्रेटजी पीटीआई ने की है वो कोई साहिब अक्ल आदमी है, साहिब शऊर आदमी है, जो सियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को समझता है, उसने ये मशवरा दिया कि आप, क्योंकि हम उस वक्त मुअस्सर होंगे, हम उस वक्त किसी आदमी को बात कर सकेंगे जब आप कोई नरम बात करेंगे या उनकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन इसका अगर ये मुस्बत है, पस पर्दा को बात है, तो इसी तरह जाएगा। अगर पस पर्दा नहीं है तो इस खत पर भी इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा हो सकता है कि जावेद हाशमी पर भी हुआ था। एक यहाँ फौज के अफसर के बेटे ने भी कुछ मशवरे आर्मी चीफ को लिख के दिए थे, और एक वो जब खत गए तो उन्होंने कहा जी आपने फौज में बगावत करने की कोशिश की। अगर इस खत पर इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा होता है कि आपके इस खत की वजह से फौज में बगावत का या उनकी बददिली का खतरा था, तो आप समझे कि बड़ी की है कुरैशी साहब, उन्होंने फौज की कुर्बानियों की, बगावत की तो बात ही नहीं है, ये रास्ता मांगा है। वो बेटा जो लड़का है ना, एक फौज के अफसर का बेटा, उसने भी बड़े मशवरे दिए थे और नेक नीति से उसने लिखा था और बड़ी तारीफ की थी। ठीक है, यानी आपको लगता है कि इन मशवरों को आगे किस तरह से लिया जाता है उस पर डिपेंड कर रहा होगा कि आगे सिनेरियो क्या बने जा रहे हैं। ये हम जरा शहजाद साहब से पूछ लेते हैं। शहजाद फारूकी साहब, आप फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये मुस्बत इसको कहा जा रहा है हमारे तमाम एनालिस्ट की जानिब से खत को, आपको लगता है कि इसका जवाब भी मुस्बत ही आएगा, इसको मुस्बत तौर पे ही लिया जाएगा? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर दूं कि उर्दू का एक लफ्ज है इत्माम हुज्जत, अच्छा, और पंजाबी का एक मुहावरा है, उसको कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी लाना। तो ये जो इत्माम हुज्जत है ये बेसिकली की है बानी पीटीआई ने,
क्योंकि कल कला को कोई ये कहे कि आपने हमें लिखा नहीं था, आपने हमें कहा नहीं था, आप हमारे पास आए नहीं थे। बाकी मेरे जो भाई हैं काशिफ रफीक, आपको पता है मुझे उनसे बहुत खास मोहब्बत है, तो वो अपने इब्तिदाइये में हस्बे मामूल उन्होंने कहा मेरे वो जो दोस्त कहते थे डट गए तो वो यू टर्न हो गया, तो लम्हा लेट गया, तो ये हो गया। हाँ। ओ भाईजान, वो पहले दिन से कह रहा है कि मैंने तो बात ही उनसे करनी है, तो इसमें यू टर्न कहाँ से आ गया? वो तो पहले दिन से कह रहा है कि मैंने तो उनसे सर बात नहीं करनी नहीं सर रुके ना हाँ। शहजाद साहब, बात ही उनसे करनी है तो फिर बीच में आए ना, हुकूमत की तरफ आए ना, हुकूमत से भी तो की बात बीच में अभी। मेरी बात सुने, मेरी बात सुनाए सुने। सर, मसला सुनाए। ये है कि वो एक और मुहावरा फिर आपको बताता हूँ, वो है कि गरजमंद दीवाना होता है। जो आदमी फंसा हुआ होता है वो इधर उधर जो भी उसको नजर आता है वो हाथ पांव तो मारता है, वो कोशिश करता है अच्छा शायद ये भी करके देख लूं। मेरे नजदीक जो मैंने असेसमेंट की थी, मेरे नजदीक वो भी इत्माम हुज्जत था, क्योंकि उन पे ये तनकीद आ रही थी कि यार ये कौन सी सियासी जमात है जो कि आर्मी चीफ से या एस्टेब्लिशमेंट से तो बात करना चाहती है, अपने सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो ये कौन सी सियासी जमात है और ये किस किस्म की सियासत है? तो उसके लिए उन्होंने वो मुज़ाकरात का डोल डाला। मेरे नजदीक उनको उस वक्त भी पता था कि इसमें से कुछ हासिल नहीं होगा, और मुझे लगता है कि आज भी इस खत से उनको कोई हासिल नहीं होने वाला। बुनियादी बात यह है कि ये अब उस पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि जहां पे मतलब वो इसमें से कोई रास्ता निकालने की कोशिश है। क्योंकि आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर, और फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है। आप 9 मई की मजम्मत करें और उस पर माफी मांगे। अब वो माफी चाहते तो अब वो सोच रहे हैं कि शायद इस तरह की कोई गिमिक करने से कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा कि मैंने तारीफ भी की थी, मैंने समझाया, मैंने बताया भी था, मैंने मिन्नत भी की थी, मैंने धमकी भी लगाई थी। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। काशिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सिर्फ 2 जुमले। बानी तवातुर से कहते रहे हम हर तरह से बात करने को तैयार हैं, अगर अगला कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं तो बताएं हम क्या करें। ये उनके अपने अल्फाज हैं, कोडेड है। बिल्कुल। नंबर 2, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ का राब्ता बहाल होना था, हो चुका। ये वो राब्ता है जो अब मंजर आम पे आ चुका। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा तो सवाल ये था कि हजूर हम तो ये कहते रहे कि मुज़ाकरात कीजिए, हार्ड लाइन मत लीजिए, रोडों पे मत बैठिए, लोगों के बच्चे मत मरवाइए, अल्लाह को माने, मुज़ाकरात करें, बात करें। आज मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, आज खत लिख रहे हैं ना, यही काम सारे पहले 2 महीने पहले कर लेते। वो खौफ जो था अपोजिशन का वो खत्म ना होता। आज आपको पता लगा कि हुकूमत ने सही या गलत हर तरीके से तमाम चीजें काबू कर ली, तमाम महाज काबू कर लिए, 26वीं आईनी तरमीम करवा ली, आईनी बेंच बनवा लिया, हाई कोर्ट में जजेस अपने इन प्लेस कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि जी आप ये पॉलिसी तब्दील करें, तो ये काम आपने इस नौबत में लाने चले अब शहजाद साहब से जवाब ले लेते हैं इसका। शहजाद साहब बताएं इस नौबत तक क्यों आई सूरत हाल? शहजाद साहब, शिराज साहब चले आप बता देना क्यों इस हाल तक आई है, नौबत यहां तक क्यों पहुंची सर? देखिए आपका साहिबा, नौबत यहाँ तक नहीं पहुंची। ये पहले ही सारी की सारी चीजें काफी हद तक डिफाइन थी, ये चीजें चल रही थी। अच्छा। और मेरा नहीं ख्याल कि इसको ये कहा गया। पीटीआई ने सड़कों पे आके अपनी स्ट्रीट पावर शो की, जिसके बाद गवर्नमेंट समेत मुतद्दद हल्के ये बात मानने पे मजबूर हुए कि पीटीआई एक स्ट्रीट पावर रखती है। उन्हें जिस तरह क्रश किया गया वो भी सबके सामने है। हमदर्दियां किसने ली, लोगों की सपोर्ट किसने हासिल की, लोगों ने किसको जिम्मेदार डिक्लेयर किया, गोली क्यों चलाई, ये सारी चीजें मंजर आम पे हैं और इसके जवाब माने जा रहे हैं। इंटरनेशनल सतह तक पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से जो बात की गई वो सारी पीटीआई की सपोर्ट और पीटीआई की फेवर ही थी। तो ये जो सारे मामला हुए हैं उसको काशिफ साहब किसी और एंगल में ले रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि सारे मामला के बाद जब पीटीआई ने अपनी सपोर्ट, अपनी वर्थ शो की, स्ट्रीट पावर शो की, तो उसके बाद ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट बल्कि हुकूमत को भी कहीं ना कहीं किसी जगह पे उनके आगे घुटने टेकने पड़े। और ये जो बैक एंड या फ्रंट एंड मुज़ाकरात हैं ये उसी का एक हिस्सा है। ठीक हो गया। अच्छा मैं वदूद कुरैशी साहब, आप जरा हमें बताइएगा, इतने सीनियर आप सहाफ़ी हैं, बहुत सारी चीजें आपकी नजर से गुजरती हैं, अगर मेरा सवाल गलत हो तो आपके पास हक है, बेशक आप इसका जवाब ना दीजिए। ऐसा हो सकता है कि इस खत के लिए कहा गया हो कि आप ये लिख दें? जी 100% आप दुरुस्त कह रही हैं, ये कहा गया है। जो बैक डोर या पसे पर्दा जो गुफ्तगू हो रही है उसमें कहा गया कि एक ऐसा आप खत लिखें, उसकी बुनियाद पर खत लिखा गया। देखें ये खत बाहर लिखा गया है, जुम्मे के दिन ये वकला लेके गए थे, साइन करके जुम्मे के दिन इसको
3 दिन पहले जो है वो डिलीवर कर दिया गया और अब इमरान खान साहब ने उसका इंकशाफ किया है। तो ये सारे मामला पहले से तयशुदा हैं और उसके तहत हुए हैं। अब देखें कि हुकूमत इसको किस तरह लेती है। आया हुकूमत इसको इस तरह लेती है कि पीटीआई और मुक़्तदरा हलकों का आपस में रब्ता हो रहा है, वो उस रब्ते को कैसे ख़त्म करते हैं, या बैरून ममालिक से आने वाला दबाव, या पाकिस्तानियों का बैरून मुल्क इंसानी हकूक़ के बारे में या अदलिया के बारे में, सहाफ़ियों और वकला के बारे में जो मामलात हो रहे हैं उनके यहाँ हो रहा है, उसकी क्या नताइज निकले हैं, क्या मईशत उससे बेहतर होगी, ख़राब होगी, ये सारी चीज़ें पस मंज़र है। मैं समझता हूँ कि ये आपस में कोई मामलात तय हो रहे हैं या बात हो रही है, किसी हद तक इतना वाज़ेह तो नहीं होगा कि ब्लैक एंड वाइट हो जाए। जी सही है, ठीक है। ये जो मामलात आपस में तय हो रहे हैं, सॉरी काशिफ साहब, मुझे शहजाद साहब को ऐड करना है। शहजाद साहब, ये मामलात जहां पर तय हो रहे हैं वहीं पर ये भी तय हुआ कि ये खत जो है लिखा जाए और उसमें इन निकात पे बात कर ली जाए और साथ में फौज जो है उसकी आप तारीफ भी कर दें। वो काशिफ साहब वाली बात के जी फिर 9 मई पे भी माजरत तकरीबन हो ही गई ना। ऐड भी कर लीजिएगा माजरत से जी कि ये भी तय हुआ कि खत लिखेंगे, साइन करेंगे, फिर खत बाहर भी जाएगा। चूंकि एक आर्टिकल छपा था, उसके बाद एक तहरीर भी बाहर नहीं जा सकती थी विदाउट परमिशन। तो इस मतलब खत बाहर जाने की परमिशन बाहर लाया गया, जी, लाना जरूरी था, फिर लिखवाया तो फिर बाहर भी लाया। जी शहजाद साहब देखें, बात यह है कि जब वो 26 नवंबर को ये लोग आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, तो उस वक्त आपको याद होगा कि कहा गया कि एक वीडियो बनवाएं और उसमें ये इतने सेकंड की एक वीडियो होगी जो कि जारी की जाएगी, जिससे इनकार कर दिया गया। अच्छा, फिर आपने कहा कि जी माफी मांग लें। माफी भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्ट्रेट फॉरवर्ड माफी तो मुझे नहीं लगता कि आएगी। अच्छा, अब वो जो पुरानी खवातीन जो घर से नाराज होकर चली जाती हैं, तो वो फिर घर वापसी के लिए उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई लेने नहीं आता, तो वो भैंस की दुम पकड़ के घर वापस आ जाती हैं। तो वो कहती है मैं तो बस नहीं आना था, ये मुझे वापस भैंस जो है ना ये जबरदस्ती ले आई है। तो ये जो आप जिस तरह की आप माफी मंगवाना चाह रहे हैं, वो मेरा ख्याल है वो माफी इसी तरह की माफी है। ये ठीक हो गया। कौन है? मेरे ख्याल में ये हम ब्रेक में फैसला कर लेते हैं कि इसमें भैंस कौन है और ये रूठी हुई जो खातून है ये कौन है। जब तक हम फैसला करते हैं नाज़रीन आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। अब हम कुछ पैका की बात करेंगे। कहा यह जा रहा है अब अता तारड़ साहब की जानिब से, वज़ीर इत्तलात की जानिब से, कि पैका एक्ट में जो तरमीम भी मौजूद हैं मीडिया नुमाइंदगान के पास वो हमारे पास लेकर आए, हम उन पर गौर करेंगे। अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताइए कि बड़ी देर से ख्याल नहीं आया ये अता तारड़ साहब को, जब सहाफी कह रहे थे कि जी आप अभी इस पे सिग्नेचर मत कराइए, आप अभी इसको पास नहीं करें, चले सिग्नेचर तो बात की बात है, पास करने से पहले भी ये बात हो रही थी कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हमारी अर्जी सुन लीजिए, उस वक्त सुनी नहीं गई। तो अब ये सर किस लिए कह रहे हैं ये एपीपी में खिताब करते हुए? पीका एक्ट के बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ न एक है न को वाज़े है। इरफान सदीकी साहब ने फरमाया है कि मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और ये कोई हरफ आखिर नहीं है, पीका एक्ट में तरमीम हो सकती है। जबकि अता तारड़ साहब कई बार फरमा चुके हैं कि कोई तजावीज़ें हम दें, हम देख लेंगे, लेकिन इसमें गलती कौन है, खराबी कौन सी है, ये उनका दोनों का मौक़िफ़ है और दोनों आपस में तजाद है। इरफान सदीकी साहब चूँकि खुद भी कालम लिखते रहे हैं और इंशा पर्दाज हैं बहुत अच्छे, लिहाजा वो इस बात को समझते हैं कि ये बात कल हमारे गले में पड़ेगी और वक्त आने के बाद हम भी बड़ी भी ना सहाफियों की तरफ से घेर लिया था उनको। जी हम उसको भुगतेंगे। दूसरा वो इन कमेटियों में भी शामिल है, वो इन बहुत सारे मामलात को समझते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये कानून कहाँ से आया है, किन की मंशा है और उसमें हम कितने मजबूर महज हैं और कितना हम इसमें अमल दखल कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। इस सारी बात को इरफान सदीकी साहब जानते हैं, लेकिन तारड़ साहब को तो जो चीज़ आती है उनको तो सिर्फ यह है कि बोलना है, और वो ज़ाहिर है उनकी नौकरी इस काम पे है कि वो बोलेंगे, बात करेंगे और वो जो चीज़ सामने आई है उसको मजीद जोर दे के फिर मजीद फिर उस पर तर्जमा करेंगे, फिर उसकी तशरीह करेंगे, फिर उसके पे हाशिया लगाएंगे, लेकिन मौक़िफ़ वही रखेंगे जो उनके ज़हन में। जी ठीक हो गया। काशिफ साहब देखिए, हुकूमत के ऊपर जब दबाव आया सहाफ़ती तंजीमों का, फिर उन्हें पता लगा कि वकला हजरात भी जो है वो साथ मिल गए हैं जुडिशरी के मामले को लेके। अब पोजीशन पहले रोडों पे है, तहरीक इंसाफ बिलखसूस, और 8 फरवरी को वो यौम सियाह भी मना रहे हैं। तो जिस वक्त हुकूमत ये बिल पास करवा रही थी ना, अब जो साहबान कह रहे हैं ना कि इसमें गुफ्तगू की गुंजाइश मौजूद है, वो मौसूफ अता तारड़ साहब ने हमसे मुसवदा शेयर नहीं किया। अब जो इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि कोताही हो गई, सहाफियों से बातचीत करनी चाहिए थी, इन इरफान सदीकी साहब ने कमेटी के सामने भी और ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कहा कि मैं हुकूमती बंदा हूं, मैं कैसे बिल को अपोज कर सकता हूं। भाई आपके कोई मसला नहीं होगा, लेकिन हमें सोशल मीडिया को लेके जाना है।
अब जिस वक्त इन्हें पता लगा कि एक तहरीक ब्लो कर गई है, लोग पीछे साथ मिल रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम तो हम हजम कर गए थे, अब एक मोमेंटम बन गया कि 26वीं आईनी तरमीम का तसलसल पीका है और उसके बाद जजेस का आना जो सा एक और मामला है। तो अब हुकूमत को ये लगा कि किसी तरीके से सहाफ़ियों को एंगेज करें कि मोडालिटीज तय कर लेते हैं, रूल्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर आप यही काम इस बिल को पास करवाने से पहले करवा लेते तो ये सारा मामला ही ना होता। क्यों हुकूमत जो है वो ऐसे इकदाम करती है कि बाद में फिर उन्हें बाउंस बैक करती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो नाम लेते हैं कि जी सिर्फ इमरान खान से भी यू टर्न लेते हैं, यू टर्न सारे ही लेते हैं। अब हुकूमत कह रही है कि हम बात करने को तैयार है, लेकिन मैं आपको एक बात रिकॉर्ड पे रख दूं, इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, इस वक्त तक सिर्फ लफ्जी गोलाबारी बयानात हैं। कोई फॉर्मली किसी किस्म का सहाफती तंजीमों से, ज्वाइंट एक्शन कमेटी से, PFUJ से किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ इस पीका में तरमीम के हवाले से। सिर्फ ये अंदिया दिया गया है। दूसरी जानिब सहाफती तंजीमें, ज्वाइंट एक्शन कमेटी, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा जी अगर हुकूमत आपसे राब्ता करे तो बताएं आपका क्या स्टैंड है। उन्होंने कहा जी हम गुफ्तगू करने को तैयार हैं, हम तो लोगों को कहते हैं कि मुज़ाकरात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, गुफ्तगू करें, अगर गुफ्तगू में हमारे मुतालबा तस्लीम करते हैं, उसकी तरमीम लेके आते हैं, उसमें अमेंडमेंट करवाते हैं बिल में, तो वी हैव नो इशू। लेकिन असल चीज ये है कि हुकूमत क्यों ऐसे इकदाम करने पे मजबूर होती है कि खामखा पहले टेस्टर लगाते हैं, अच्छा देखते हैं कि कितना रिजल्ट आएगा, कितना झटका लगेगा, क्या मामला होगा, उसके बाद कहेंगे अच्छा चलिए ये वापसी का मामला ले लेते हैं, संभल गया। अब असल मामला ये है कि सहाफती तंजीमें ऑन फ्रंट, और मैं आपको बताऊं कोई भी ऐसी सहाफती तंजीम नहीं है बावजूद तमाम कोशिशों की तकसीम करने के बावजूद जिसने पीका के हक में हुकूमत के साथ खड़ी हुई हो। तमाम सहाफती तंजीमें एक पेज पे है, एमंड एक पेज पे है, तमाम एंकर्स, रिपोर्टर, कैमरामैन सब एक पेज पे हैं, और उसके बाद वकला हमारे साथ मौजूद है, अपोजिशन मौजूद है। हुकूमत इस वजह से कि ये तहरीक किसी और रुख पे ना चली जाए, जो मैंने पिछले हफ्ते आपको एक बात कही थी इशारतन, वो अब चाहती है कि हम इसकी एंगेजमेंट कर लें। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ शराज साहब सहाफियों को एंगेज रखने के लिए या किसी बड़े एहतजाज से बचने के लिए ऑफर कर दी है अता तारड़ साहब ने, या आपको लगता है कि हुकूमत वाकई अब संजीदा है और अगर कुछ तरामीम सहाफी तजावीज दें तो वो तरामीम की जा सकेंगी? सर इसमें शराज साहब। आसमा साहिबा, ना हुकूमत पहले संजीदा थी और ना संजीदा है। ना हुकूमत ने ये बिल टेबल किया, सबको पता है कि ये बिल टेबल करने की वजूहात क्या थी, सोशल मीडिया किसके ग्रिप में है, सोशल मीडिया किसका कंट्रोल करना है, फेक न्यूज की डेफिनेशन तक आज तक डिफाइन नहीं है। और ये काशिफ साहब सहाफियों के प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, मैं भी ऑफिस बेरर हूँ, मगर बेशक सहाफियों ने प्रोटेस्ट किया, मगर उसकी वर्थ क्या थी? वो कहाँ पे गया? आपने कितने दिनों से इस टीवी पे उस एहतजाज को चलते हुए देखा है? एहतजाज जो मुसलसल चल रहा था, कहाँ पे चल रहा है? कहाँ पे, क्यों हम लोग अपने एहतजाज को कवरेज नहीं दे पा रहे? तो ये मल्टीपल जब हुआ है सारे चैनल्स पे ऑन एयर हुआ है, उस तरह से नहीं है ना। शराज साहब का कहना ये कि सर देखे ना, हर थोड़ी देर के बाद अगर कोई फ्लैशर्स चल रहे हों, चीजें चल रही हों, तहरीकें ग्रेजुअली मूव होती हैं सर, तहरीकें ग्रेजुअली मूव होती हैं। ठीक शराज साहब। It was supposed to be headlines. It was supposed to be in every program. It was supposed to be there. Well, it was not there. आप उठाएं और आप चेक कर लें, हम में से किसने काली पट्टियां बांधी हुई हैं उसके एहतजाज पे? नहीं बांधी हुई ना। तो लेट्स सर, मेरा उस दिन शो नहीं था, आज मेरे बाजू काले हैं पूरे सर। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ जी कि आपको कितना दुख है उसके ऊपर। सो असल प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया को काबू करना है, उसको कंट्रोल करना है। उसके अंदर मैक्सिमम भी किया तो एक आधी शेक डाल लेंगे कि कन्वेंशन मीडिया से बाहर है। हम आपस में यहाँ पे बैठे हुए हैं। व्हाट इज द वर्थ राइट नाउ ऑफ द कन्वेंशन मीडिया? कितने लोग घरों में टीवी देख रहे हैं, कितने उसको वॉच कर रहे हैं, कितनी रियलिटीज कहाँ पे है? इवन द पीपल आर वॉचिंग अस ऑन सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया की जो आपका कन्वेंशनल मीडिया का सोशल मीडिया है, पैमरा को ये राइट दे दिया गया है कि अगर आप उसके ऊपर कुछ भी चला रहे हैं तो पैमरा उसके ऊपर भी आपको नोटिस भेज रहा है, पैमरा उसको भी मॉनिटर कर रहा है। यानी ये वाहिद सोशल मीडिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भी आंसरेबल है और सोशल भी पैमरा को आंसरेबल है। तो मल्टीपल फैक्टर्स ये हैं कि गवर्नमेंट, मेरा नहीं ख्याल को इतनी परेशान हुई है। दे रियलाइज कि आगे उन्होंने मीडिया को फेस करने चीजें हैं, तो एक और लॉलीपॉप है जो कहीं पे भी ग्राउंड रियलिटी पे आपको नजर नहीं आएगा। ये पीका और पैका व्हाटएवर इट इज, ये ऐसे ही इंटैक्ट रहेगा। मामूली कहीं चेंजेस ले आए तो ले आए, मगर जिनको उन्होंने पकड़ना है, जिनके गर्दन पे इसका रस्सा डालना है, आप और मैं यहीं पे, और आप देखेंगे कि किस तरह उन्हें काबू किया जाएगा। मत भूलें कि फायरवॉल लगाने से लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। जब आप एंटायर गवर्नमेंट कोई भी स्टेटमेंट्स, कोई भी चीज अपलोड कर रहे हैं तो वो लोगों तक उसकी रीच ही नहीं जा रही। लोगों के लाखों की तादाद में व्यूज कम हो रहे हैं। ऐसा ही है शराज साहब, ऐसा ही है।
शहजाद साहब से पूछ लेते हैं। शहजाद साहब, आपको भी लगता है कि अता तारड़ साहब जो फरमा रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं, या हुकूमती नुमाइंदगान जो बातें मीडिया नुमाइंदगान से कर रहे हैं, वकला बरादरी से कर रहे हैं, खासतौर पर पीटीआई जब एहतजाज में शामिल होने को तैयार है, उसको बताया जा रहा है क्योंकि जी आप तजावीज़ ले आए, हम कुछ ना कुछ तरामीम पर गौर कर लेते हैं। आपको लगता है कि शहजाद साहब की बात सही है कि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है और हम मीडिया वाले भी जो हैं ये कुछ दिन में इसको भूल जाएंगे? अभी शहजाद साहब कह रहे हैं कि काफी नजरअंदाज हमने किया है, फिर इसको हम यकसर नजरअंदाज कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे और ये जूं का तू रहेगा सर पैका जो है। जी आसमा, वो शायर ने क्या खूब कहा था कि की मेरे मरने के बाद उसने जफा से तौबा, कि मेरे कत्ल के आए बाद उस उसने रूद जफा पशेमा से का तौबा। पशेमा होना। जी सर, जी सर। जी 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 सॉरी, वो असल में चूंकि इस वक्त मेरे सामने प्रीव्यू नहीं है तो मैं कभी उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गुजारिश ये है कि मैं शिराज की राय के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और मुझे ये जो कह रहे हैं ना कि शायद मामूली कोई तरमीम हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल। ये अगर इसको खत्म करना, ये इसमें तब्दीली करना मकसूद हुआ तो वो उस स्टेज पे होगा जब इससे मतलूबा नतायज हासिल कर लिए जाएंगे। अब इसमें 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, जिन लोगों की मुश्कें कसनी है वो जब कस ली जाएंगी तो उसके बाद कहेंगे कि हमने जी वो ठीक नहीं था कानून तो हमने खत्म कर दिया। तो सर हम देंगे मैं उनको एक इतना बात टाइम? जानता हूं, आपको लगता है कि अभी जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आसमा, हम एहतजाज कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं हम उनको? आसमा, प्रॉब्लम ये है कि मैं सच्ची अगर बात करूंगा तो हो सकता है मेरा कोई दोस्त जो है, जो मुझे देख रहा है या सुन रहा है, वो नाराज हो जाए। हाँ। मुझे आपके एहतजाज से कोई खास उम्मीद नहीं है। आज एक बैठक थी, कुछ लोगों से मुलाकात थी, शाहिद खाकान जी, अब्बासी उनके साहब घर की, पे, साबिक बिल्कुल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो वहां पे बात होती रही इस हवाले से। फिर उसके बाद वहां पे 2 यूनियंस के जो लोग थे वो वहां पे आए हुए थे। तो मैंने एक साहब से बड़ी मतलब दर्दमंदाना अपील की कि यार आप बाकी लोगों को भी साथ ले लें। उन्होंने कहा जी वो आए ना हमारे पास तो। दूसरों से मैंने बात की, उन्होंने कहा जी एक को हमने साथ मिला लिया है, अब ये हमारे साथ बात नहीं करते तो आप इनसे बात करें कि ये हम इनके पास जाने को तैयार हैं। यहाँ पे जिन लोगों की अना इतनी बड़ी है और इन लोगों को ये नजर नहीं आ रहा, या तो ये बाई डिजाइन है, मैं बहुत माजरत के साथ, या तो ये बाई डिजाइन है, हम जानबूझकर बाहमी इख्तलाफात को इतनी हवा देकर और वहां तक ले जाना चाहते हैं कि हम इकट्ठे न हो सकें। स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है हुकूमत की या जो भी ये कर रहा है उसकी, वो ये है कि डिवाइड एंड रूल। उन्होंने वकला को तकसीम किया, बार्स को तकसीम किया, जजेस को तकसीम किया, अब सहाफियों को तकसीम कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 बड़े फाल तबकात थे ठीक हो माशरे गया। के पाकिस्तान में, ये मिलकर इकट्ठे अगर चल पड़े तो फिर तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं है। हाँ। अनफॉर्चुनेटली ये 2 तबकात आपस में एक अपने अंदर ही मुत्तहिद नहीं है तो वो आपस में क्या मुत्तफिक होंगे। मुझे कोई ठीक है। खास उम्मीद नहीं लगती। मुझे यही लगता है कि 4-6 महीने बाद शायद पूरे का पूरा वापस ले लिया जाए, लेकिन उस वक्त जब ये अपने मतलूबा नतायज हासिल कर लेंगे। मतलूबा नतायज हासिल कर चुके होंगे तब तक इस पे वैसे काशिफ साहब से भी जवाब लेना बनता है। ब्रेक के बाद इनसे इस पे जवाब ले लेते हैं। जो सहाफती तंजीमों के और फिर वकला की तो चले बात करेंगे। सहाफती तंजीमों के हवाले से जो आपने कहा कि ना कि आपस में इत्तेफाक इस पे दिखाई देता है, इस पे काशिफ साहब से जवाब लेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। कुछ अदलिया की बात कर लेते हैं और जैसा कि आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद नए जजेस जो हैं उन्होंने आज से अपना काम शुरू कर दिया है। अब हम बहस इस पर करने जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जजेस के इस ट्रांसफर को बहुत खुशाइंद करार दिया है। उन्होंने कहा कि बाकी जजेस को भी इसको खुशाइंद समझना चाहिए और इसको मुस्बत तरीके से लेना चाहिए। मैं अब्दुल वदूद कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप जरा सर इस पे कुछ रोशनी डाल दीजिएगा। किन जजेस को ये पैगाम दिया याह्या आफरीदी साहब ने? देखिए आसमा इकबाल साहब, बुनियादी तौर पे बरसगीर में जजेस की तारीख कोई ताबनाक नहीं है। अगर आप जजेस की तारीख लेना चाहेंगे तो फिर इस्लामी और खिलाफत में ही आप ले सकते हैं। अब देखें इस 2 खलीफतुल मुस्लिमीन जो है वो अदालत में पेश होते हैं। एक हज़रत उमर फ़ारूक जो है वो पेश होते हैं ज़ैद बिन साबित की अदालत में और अबी बिन काब का मकान मदीना मुनव्वरा में शामिल करना चाहते थे और हज़रत उमर फ़ारूक अदालत में पेश हुए। जब पेश हुए और वक्त से पहले चले गए तो खलीफा खड़े हो गए और उसके बाद खलीफा ने कहा कि मुझे पता है जी आप नेक काम के लिए और मस्जिद के लिए लेना चाहते हैं। और उसके बाद जब मुद्दई सामने आया तो जज साहब खड़े नहीं हुए तो हज़रत उमर फ़ारूक खुद खड़े हो गए। उन्होंने कहा आपने दो जो है वो नाइंसाफ़ियाँ की हैं। पहली बात तो है कि मेरे आते ही आप खड़े हो गए हैं, दूसरा आपने इस मुकदमे पर मेरे साथ गुफ्तगू कर ली है, लिहाजा मुकदमा मैं हार चुका हूँ। वो बाहर आते हैं और उसके बाद मुद्दई ने न सिर्फ मदीना मुनव्वरा के लिए मुकम्मल तौर पे मुफ्त मकाम दिया जिसकी कीमत पे झगड़ा था। एक तो यह है। दूसरा हज़रत
अली करम अल्लाह वजू की ज़रा चोरी होती है, उस पर 2 गवाह हैं, एक हज़रत इमाम हसन और एक उनके ग़ुलाम। अब हज़रत अली करम अल्लाह वजू हज़रत इमाम हसन के बारे में कोई मुसलमान सोच सकता है कि वो गलत बात कर रहे हो, दुरुस्त बात ना कर रहे हो? लिहाजा कहा, खलीफा ने कहा कि बेटे की गवाही बाप के हक़ में और ग़ुलाम की गवाही जो है मालिक के हक़ में काबिल कबूल नहीं है, और मैं यहूदी के हक़ में फ़ैसला करता हूँ। यहूदी बाहर आया, इस्लाम का निज़ाम अदल देखने के बाद ज़रा भी वापस की, माज़रत की और मुसलमान हो गया। बड़े सग़ीर को आप लेने, अंग्रेज़ का दौर है, एक साहब जो है उनका बेटा वो हनी ट्रैप के चक्कर में, वो खुदा बख्श का बेटा जो है उसको कमिश्नर हैदराबाद ने एक आदमी को लूटने के चक्कर में अंदर कर दिया। उन्होंने बरतानिया से अंग्रेज़ जज के क्लास फेलो और कुलीग बुलाए 1000 रुपये रोज़ देने पे, लिहाजा वो नौजवान जो है बरी हो गया। फिर उसी बंदे ने जो कमिश्नर था हैदराबाद का, उसने उसके बेटे के ऊपर कत्ल का केस किया कि वहाँ पर एक आदमी पैसे लेने गया था और उसने मिलकर कत्ल करवाया। उसने देखा कि अब कोई सूरत बचने की नहीं, वो भाग के काबल चला गया, और उसके बाद उसके बेटे ने दोबारा कहा कि जनाब अली हैदराबाद की कोर्ट में मेरा केस ना पेश किया जाए, कराची कोर्ट में करो। गवर्नर ने आर्डर किया, कराची कोर्ट से वो बरी हुआ। ये अब आगे अगर चलेंगे तो पूरी सूरत हाल आप लेंगे कि एक अमीर मोहम्मद खान के ज़माने में क्या हुआ कि शेख शौकत साहब जो है वो एफिडेविट देते हैं, सुबह उनके खिलाफ अदम एतमाद का जब केस पेश होता है तो गवर्नर साहब रात को हलफ लेके उनको जो है वो जज बना के बिठा देते हैं। तो हमारे यहाँ ताबनाक नहीं है। क्या आने वाले जजों के बारे में 100% कहा जा सकता है कि 2 महीने पहले से शोर नहीं पड़ा हुआ कि फ़लाँ को लाया जाएगा, फ़लाँ को बनाया जाएगा, या जिन लोगों को तैनात किया क्या उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दिया या उसकी कोई तवक्को है? लिहाजा बड़े सग़ीर में आप दें पूरी तारीख तो कतई तौर पर ये अदलिया कोई ताबनाक नहीं। भुट्टो साहब का केस ले लेना, 3 और 4 का फैसला हुआ है। 4 जजों में भुट्टो साहब को फांसी की सजा दी है। उसके बाद जब अपील हुई है तो 7 जजों ने मिल के कहा कि ये फैसला दुरुस्त और फैसला, उसके बाद फिर एक और रिवीजन होती है, रिवीजन में भी 7 जजों ने कहा दुरुस्त है। और आज 40 साल के बाद जब जज अपना आते हैं, काजी साहब आते हैं तो फरमाते हैं जनाब, लेकिन क्या बाकी जो 4 लोगों को फांसी दी गई है उनका नाम लिया गया? सिर्फ भुट्टो साहब को गलत फांसी दी गई, बाकी को दुरुस्त दी गई। अदलिया का कोई भी ताबनाक नहीं है, और जब तक नहीं होगा पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आऊंगी। बहुत माजरत, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि जी पैका के हवाले से मुझे पूछना है, बस मैं थोड़ी गजनी हूँ, भूल गई, माजरत उसके लिए। अभी बात कर लेते हैं ना पैका के हवाले से। मुझे ये बता दीजिएगा कि ये सहाफ़ी जो हैं इनमें क्यों आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं है? आपको पता है मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछ रही हूँ, और बहुत सारे सहाफ़ी भी जो इस वक्त देख रहे हैं वो भी जानते हैं मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ। सर एक तो ये फरमा दीजिएगा, और फिर दूसरा ये जो जजिस की तैनाती है, जिस तरह से वदूद साहब फरमा रहे थे, ये तो शुरू से ही सर मुतनाज़ थी, फिर इसको खुशाइंद कैसे समझा जाए और कहा जाए? देखें, सहाफ़ियों की तंजीमें आपस में तकसीम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी साहब के टाइम पे तंजीमें एक जो है वो PMDA की अथॉरिटी के हक में थी, दूसरे इसके खिलाफ थी, और क्लियर कट एक डिवाइड था। आज भले तंजीमें 4 हिस्सों में तकसीम है, लेकिन 4 की 4 तंजीमें, छोटी बड़ी तमाम तंजीमें जो इस बात पे इकट्ठी हैं कि पी का नामंजूर। अच्छा, एहतजाज अपना अपना कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी शराज साहब कह रहे हैं उसमें जोर दिखाई नहीं दे रहा सर उस एहतजाज में। वो उनका इख्तिलाफ हो सकता है, उनका इख्तिलाफ हो सकता है, तहरीक के चलाने वालों का अपना एक नैरेटिव है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई भी तंजीम हुकूमत की सहूलतकारी नहीं कर रही, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत मान लीजिए कि हमें टाइम टेकिंग कर रही है, चकमा दे रही है, नहीं मान रही, तो कौन सा हुकूमत याद रह जानी है? फिर इन्होंने ही वापस आना है, इन्होंने फिर उस वक्त कहना जी मीडिया जो है। चलो सर जी, ये तो आप आधा मान गए हैं कि भाई इन्होंने वापस आ जाना है, ये क्या बात है? मैंने कहा इन्होंने कौन सा वापस रह जाना है, या इन्होंने याद रह जाना है? चलिए मुझे जजेस वाला बता दें सर, 2 मिनट रह गए शो क्लोज करने में। जजेस का मामला आपको बता दूं, मैं पहले दिन से एक नैरेटिव पे कायम हूं कि चैम्बर से निकल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनना और या रिटायर होना या सुप्रीम कोर्ट में जाना, ये कोई तरीकाकार नहीं है। कम अज कम इन जजेस के ऊपर ये होना चाहिए कि जो बैठ जाता है वो कहता है जी आप मेरी बात माने तो या फिर मैं सिस्टम को एक्सप्लॉइट करूंगा। और ये जो 3 जजेस साहबान आए हैं ये यहाँ पे ट्रांसफर होके आए हैं, इसके हक में चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाज़ेह बयान दिया। उन्होंने कहा या अफरीदी साहब ने कि मैं आइन की पासदारी करता हूँ, तैनाती को ट्रांसफर को तैनाती में ज़मना किया जाए, आइन के मुताबिक चीज़ें चलेंगी, आइन के ही प्रिवेल करेगा और चीज़ें आइन के मुताबिक चलनी है। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है। जो भी चैम गोइयाँ हो रही थी इस सिस्टम को लेके, बहरहाल मैं समझता हूँ आज या अफरीदी साहब ने अपनी फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट दे दी है। चलें, लेकिन शहजाद साहब आपको नहीं लगता कि उनके फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट के बावजूद भी जो चैमगोइयाँ हो रही थी वो तो होती रहेंगी सर?
आसमा, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने आपको तारीख इस्लाम से कुछ चीजें बताई, फिर अंग्रेजों की तारीख बताई, तो मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में बसाद एहतराम सिर्फ इतना ही कहूंगा, किथे मेर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां, वाह किथे वाह जा वाह, लड़ियां। बड़ा बरमहल, तो वाह ਤੁਹਾਡੇ- जबरदस्त। अब भाई आपके पास टोटल बताने को क्या है, एक वो AR कार्नेलियस, दुराब पटेल। चले जी शहजाद फारूकी साहब, आपका टाइम तो जो है ना वो फ्रीजिंग में ही चला गया, आपका वीडियो जो है फिर मेरा फ्रीज हो टाइम रहा है। वापस आ गया था, अब आपने मुझे फिर टोक दिया, लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मुझे यकीन है कि मेरी आवाज को नहीं दबाया जाएगा। ठीक सर। तो मैं आपसे सिंपल ये मजबूरी। कहना चाह रहा हूँ कि इस सारे मामले को खुशाइंद करार देना और मेरे भाई काशिफ रफीक का इस पे साध करना, ये मुझे इससे इख्तिलाफ है बहुत माजरत के साथ। उसकी ठीक है। वजह ये है कि या तो आपको ये पता ना हो कि ये क्यों किया जा रहा है, अगर पता नहीं है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है और आप इसके बावजूद इसको समझते हैं तो मेरा ख्याल है हमें पैका मैं नहीं समझता हजूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही अफरीदी साहब ही समझते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देखिए वो खुद 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस बने हैं, उनको तो जो कुछ हो रहा है उनको उनसे ज्यादा खुशाइंद किसके लिए है ये। चलिए, शिराज साहब को शामिल कर लेते हैं। कैसर साहब ने कहा हम हुकूमत में आके 26वीं आईनी तरमीम खत्म कर देंगे, इतनी टेंशन की बात शिराज नहीं साहब है। चीजें खुशाइंद हैं, एवं ही मैं और आप जो है ना वो इसको नेगेटिव ले रहे हैं। अब तो जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया, अब तो मान लेना चाहिए। सर लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, आई एम रियली सॉरी शिराज साहब। 129वां नंबर है हमारा 142वें में से, और उसके इंडिकेटर्स भी सब सामने है कि किस बात पे हमें डिफाइन किया जाता है। तो बदकिस्मती ये है कि ये 129वां नंबर आने वाले सालों में मुझे तो लगता है कि शायद 142वें पे चले जाएगा, जो हमारे हालात हुए हैं, क्योंकि हमसे बदतर भी जो ममालिक अदलिया की आजादी के हवाले से ठहरे हुए हैं, उनके इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम बदकिस्मती से उसने पूरे अदालती निजाम को हिला के रख दिया है। अब हुकूमत जिसका जो दिल चाहेगा वो कर रही है उस तरमीम की आड़ में, और यही हमने देखा कि किस तरह जजों की सुनहरिटी को इसमें रोला गया और किस तरह से जजेस को लाके बिठा दिया गया। डेफिनेटली चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इसको सही समझ रहे हैं और वो चीफ जस्टिस हैं, उनका हक है, मगर सबको पता है कि वो 26वीं आईनी तरमीम किन तनाजुर में की गई, उसका मकसद जस्टिस मंसूर को हटाना और चीफ जस्टिस ना बनाना था। ठीक हो गया सर। कहां से कहां जाएंगे वो आपके सामने। आईनी तरमीम ने मुल्क के पूरे आइन का ढांचा और निजाम तबाह करके रख दिया है। ठीक हो गया सर, सारा इल्जाम जो है आपने वो 26वीं आईनी तरमीम पर, बल्कि इनफैक्ट उनके करने वालों पर डाल दिए। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम साहिबान का। नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। कल मिलते हैं दोबारा।